वो किसकी स्टडी कर हम किसकी स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन कहने का सेंस क्या है? वाइब्रेशन कहने का ये सेंस होता है कि दो एटम के बीच की जो बॉन्ड है उसे हम स्प्रिंग मानते हैं, और इस बॉन्ड में जो वाइब्रेशन होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह का वाइब्रेशन हो रहा है। इस वाइब्रेशन को हमने बताया कि भाई कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने तरह के वाइब्रेशन पॉसिबल हैं। कल हम लोगों ने फिगर बनाया था उसके लिए कि कितने तरह के वाइब्रेशंस पॉसिबल्स हैं, तो उसके लिए फिगर हम लोगों ने ड्रॉ किया था। डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस को देखा था हम लोगों ने। अब वाइब्रेशंस में हम लोग देखा कि भाई स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का मतलब होगा कि जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेच करेगा। हम लोगों ने एग्जांपल लिया था ए बी टू टाइप का लिया था कि ए सेंटर में रखा था और दो बी एटम जो है वो हमने किनारे किनारे रखा हुआ था, साइड में रखा हुआ था। फिर हमने देखा कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में हम लोग क्या देख रहे थे कि दो तरीके के हो सकते थे। एक सिमेट्रिकल हो सकता था, एक एंटी सिमेट्रिकल हो सकता था। तो सिमेट्रिकल एंटी सिमेट्रिकल कल बताया गया है कि सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, एंटी सिमेट्रिकल किसे कहते हैं। इसके बाद फिर दूसरा हम लोगों ने देखा बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होगा, बेंडिंग में प्लेन के अकॉर्डिंग जो होगा वो वाइब्रेशन नहीं होगा। तो बेंडिंग को भी हमने दो तरीके से पढ़ा था। एक को पढ़ा था इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन और दूसरा पढ़ा था आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन में दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है सिजरिंग हो सकता है और एक हो सकता है रॉकिंग। रॉकिंग एंड सिजरिंग। सिजरिंग का मतलब होगा दोनों एटम अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, मूव करेंगे। और रॉकिंग का मतलब है एक ही डायरेक्शन में एटम मूव करेंगे, वो रॉकिंग होगा। और आउट ऑफ प्लेन अगर देखेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन को, तो आउट ऑफ प्लेन कहने का मतलब है अब प्लेन में नहीं होगा वाइब्रेशन, प्लेन के एबव या बिलो होगा। अब एक ही साइड में हो, या तो एबव हो या तो बिलो हो। अगर इस तरह का होगा तो उसे हम कहते हैं वैगिंग, WAGGING, वैगिंग कहते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन की हो, यानी एक एटम एबव द प्लेन मूव कर जाए, एक डाउनवर्ड द प्लेन मूव कर जाए, तो इसे कहते हैं ट्विस्टिंग। तो ये वाइब्रेशंस हैं सारे, इतने तरह के वाइब्रेशंस हैं। अब एक्चुअली है क्या, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वही मॉलिक्यूल शो करेगा जिसमें डाइपोल मोमेंट का चेंज होगा। अगर डाइपोल मोमेंट का चेंज नहीं हो रहा है तो वो जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो IR इनएक्टिव होगा। डाइपोल मोमेंट किससे पाया जाता है भाई? तो कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड होगा जिसमें चार्ज का सेपरेशन हो, वो हमेशा डाइपोल मोमेंट को दिखाते हैं। डाइपोल मोमेंट को लिखते कैसे हैं? तो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो चार्ज बॉडीज हैं उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसा है, कितना है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं होगा। तो ऐसा भी होता है मॉलिक्यूल्स में कि आपको वाइब्रेशन दिखाई देगा, लेकिन वाइब्रेशन होने के बाद भी जो होगा, जो मॉलिक्यूल होगा वो IR इनएक्टिव होगा। अगर मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव है या मॉलिक्यूल IR एक्टिव है तो इसको डिफाइन बस इसी पॉइंट पर करते हैं कि वो जो है उसमें डाइपोल मोमेंट पाया जा रहा है अथवा नहीं पाया जा रहा है। सॉरी, डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। पाया तो जाएगा ही, डाइपोल मोमेंट में चेंज देखा जाएगा। अगर चेंज हो रहा है तो IR एक्टिव होगा, नहीं हो रहा है तो IR इनएक्टिव होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हमें एक्टिविटी को देखना होता है किसी भी मॉलिक्यूल को, तो हमेशा हम किसको देखते हैं? हमेशा डाइपोल मोमेंट को देखा जाता है, डाइपोल मोमेंट में चेंजिंग है अथवा नहीं है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सारी बातें हो गई हैं। जैसे क्वेश्चन है कि लिखा कि मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस,
ये सभी के सभी IR इनएक्टिव हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन एक्टिव है, सॉरी IR एक्टिव है। ऐसा क्यों? तो देखिए, जो भी आपके हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन गैस है, ये सब देखिए इसमें जो एटम्स है आइडेंटिकल हैं। हाइड्रोजन होगा, चाहे क्लोरीन होगा, चाहे ऑक्सीजन होगा, चाहे नाइट्रोजन होगा। अब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। मान लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो देखिएगा दोनों हाइड्रोजन एटम पे कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी जीरो है, और जब डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो चेंज की बात ही नहीं होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे IR इनएक्टिव हैं। IR इनएक्टिव होने का, IR एक्टिव होने का मतलब है कि उसमें पोलैरिटी होनी चाहिए, यानी चार्ज सेपरेशन होना चाहिए। यानी एक पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करे, एक निगेटिव पोल की तरह बिहेव करे, तभी हो सकता है, तभी वो आपका IR एक्टिव होने की पॉसिबिलिटी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा है, कार्बन को सेंटर में लीजिए और दोनों ऑक्सीजन को इससे जोड़ के रखिए, तो आप क्या देखेंगे, ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो दूसरा ऑक्सीजन होगा उस पर भी पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। तो यानी यहां पर चार्ज का सेपरेशन है, यानी यहां पर पोलैरिटी है, और पोलैरिटी होने का मतलब है कि डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, और जब डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तो डाइपोल मोमेंट में चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। चेंज होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती है। डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होता है तो इसका मतलब है कि डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो रहा है, और डाइपोल मोमेंट का चेंज होने का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल आपका IR एक्टिव है, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपको देखने को मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के सारे वाइब्रेशन जो है IR एक्टिव नहीं है। जैसे कि सिमेट्रिकल होगा स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग अगर उसमें देखा जाएगा तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो होगा वो IR इनएक्टिव होगा। क्यों IR इनएक्टिव होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कार्बन को सेंटर में मानिए, ऑक्सीजन को साथ में रख लीजिए, तो जितना एक बॉन्ड स्ट्रेच करेगा उतना दूसरा भी बॉन्ड स्ट्रेच करेगा, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो के बराबर होगा, ऐसा। लेकिन उसी का आप क्या लेंगे, उसी का आप एसिमेट्रिक लेंगे, वो IR एक्टिव होगा। या कार्बन डाइऑक्साइड का बैंडिंग वाइब्रेशन जितना भी होगा वो सारा का सारा IR एक्टिव होगा, ऐसा। तो ये आपका IR में था। ठीक है, नेक्स्ट दीजिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक मिनट। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट होगा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर किया गया है बाय VC रमन के द्वारा, और इसके लिए इनका नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, इंडियन साइंटिस्ट है, और इसको रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। रमन इफेक्ट जो है
आप फिजिक्स में पढ़ के आते हैं कि रमन इफेक्ट किसे कहते हैं। तो ये भी जो है एक तरह की वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें भी आपको क्या देखना है, वाइब्रेशन ही देखना है। तो ये भी एक तरह की वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और इसमें जिस बीम का इस्तेमाल करते हैं वो लेजर बीम होती है। तो यहाँ पे लेजर बीम का हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब करते कैसे हैं, क्या मतलब होता है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत कुछ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा मोड़ा अंतर है। अंतर कहाँ पर होगा देखा जाएगा अभी, कि क्या इसमें चेंज आ रहा है। अब देखिए कैसे शो करते हैं। मान लीजिए कोई सैंपल आप लीजिए, और उस सैंपल से आप क्या करिए, कोई लेजर की बीम को पास करें, तो क्या करता होगा, लाइट को स्कैटर्ड करता होगा। लाइट को स्कैटर करने की प्रॉपर्टीज मटेरियल्स में होती है। तो जितनी भी स्कैटर्ड लाइट होती है उन सभी की एनर्जी वही होगी जो इंसिडेंट लाइट की होती है, यानी एनर्जी में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर एनर्जी में चेंज कोई देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि जो स्कैटरिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, इलास्टिक टाइप की हो रही है। किस तरह की है भाई, इलास्टिक टाइप की स्कैटरिंग है, यानी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब वही दूसरी बात कि अगर जो स्कैटर्ड लाइट है उसके एनर्जी में डिफरेंस हो जाए, एनर्जी में डिफरेंस कैसे आएगा, तो एनर्जी में डिफरेंस होने का मतलब ये होगा कि जो आपका सब्सटेंस है उसने क्या किया है, उसने कुछ अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो जब कुछ अमाउंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी होगी वो थोड़ी सी कम आपको मिलेगी। तो अगर ऐसा स्कैटरिंग होती है तो उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो दो तरह की स्कैटरिंग हो सकती है, एक इलास्टिक हो सकती है और दूसरी हो सकती है इन इलास्टिक। हमारे लिए कौन सा उपयोगी है, हमारे लिए जो उपयोगी स्कैटरिंग है वो इन इलास्टिक, यानी कहने का ये मतलब हो कि ऐसी स्कैटरिंग हो जिसमें जो स्कैटर्ड लाइट हो उसकी जो एनर्जी हो वो इंसिडेंट लाइट से कम रहे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम कहते हैं रमन स्कैटरिंग, यानी इसी की स्टडी क्या है, रमन ने किया था। लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, बहुत ही कम परसेंटेज में आपको देखने को मिलता है। तो हमारा जो फोकस होगा इसी जो है इन इलास्टिक स्कैटरिंग पर होगा। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग हम देखेंगे। अब नेक्स्ट डाल दीजिएगा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ रमन स्कैटरिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ रमन स्कैटरिंग। लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग दो तरह का हो सकता है। अब देखिए कौन से दो तरीके के हो सकते हैं, उनको देखते हैं बोर्ड पे। एक मिनट, कौन से दो तरीके हो सकते हैं उनको देखने के लिए दीजिए। नंबर वन, स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। नंबर वन, स्टोक रमन स्कैटरिंग। स्टोक्स की स्पेलिंग है STOKES, स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। और दूसरा दीजिएगा एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है क्या चीज,
एक हो सकता है स्टोक्स रमन स्कैटरिंग, हो सकता है ये ऐसा। और इसी का बी नंबर क्या हो सकता है, दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, दूसरा फॉर्म हो सकता है इसका एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। अब इन दोनों का मतलब क्या है ये देखने जा रहे हैं। इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उस डायग्राम की सहायता से समझ पाएंगे कि स्टोक क्या है और एंटी स्टोक क्या है। तो एक छोटा सा डायग्राम है, आप कॉपी पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाइब्रेशन लेवल बना लीजिए। डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल है ये, यानी मॉलिक्यूल इन वाइब्रेशन लेवल में ही वाइब्रेट कर रहा है ऐसा। तो ढेर सारी वाइब्रेशन लेवल बनाएंगे, ये वाइब्रेशन लेवल्स हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वाइब्रेशनल वाइब्रेशन लेवल, ये वाइब्रेशन लेवल्स हैं ढेर सारे ये। और जो सबसे नीचे होगा ग्राउंड लेवल होगा ये जो है ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है सबसे नीचे वाला। तो ऐसे ग्राउंड लेवल बनाइए और ऐसे वाइब्रेशन लेवल्स को बनाएंगे इस तरीके से। अब एक यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल रख दीजिए, ये आपका मॉलिक्यूल है जो ग्राउंड लेवल पे है। और क्या हुआ है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई है। तो अब ये क्या होगा, अपने ग्राउंड लेवल को छोड़ करके ऐसा, और ये चल जाएगा एक वर्चुअल लेवल जो आप इमेजिन करते हैं, एक वर्चुअल लेवल पे चला जाएगा। यानी अब यहाँ पे वाइब्रेशन करने लगेगा, ये एक वर्चुअल लेवल है, इधर लिख दें। वर्चुअल लेवल लिख दीजिएगा ऐसे। और ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट को बता रहे हैं ऐसा। और एक वर्चुअल लेवल पे गया, और वर्चुअल लेवल के जाने के बाद और ये दोबारा अपने ग्राउंड लेवल पे आ गया। देखिए क्या हुआ है कि कोई मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर हमने लेजर बीम दिया, तो क्या हुआ, अपने वाइब्रेशनल मोड से ये एक्टिव हुआ, एक वर्चुअल लेवल पे गया और दोबारा वापस उसी में आ गया। तो जो स्कैटर्ड लाइट आपको मिलेगी उसका मान और जो इंसिडेंट लाइट का मान है, ये दोनों की एनर्जी बराबर आएगी। क्यों बराबर आएगी, क्योंकि इसके वाइब्रेशन लेवल में चेंज नहीं आया है। तो वाइब्रेशन लेवल में आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। तो ये जो स्कैटरिंग है ये इलास्टिक है, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा है, जब इसमें कुछ चेंज आए, यानी जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करे या क्या करे, अपने से एनर्जी कुछ दे दे ऐसा। तो ये एक बना। दूसरा इसी के आगे नेक्स्ट में ऐसे सेम बनेगा, एकदम बिल्कुल सेम बनेगा। सर निष्ठा बाहर हो गई है, उसको इन कर दीजिए। निष्ठा और आलोक यादव सब इसी में क्या कूदते रहते हैं अंदर बाहर सब। देखो एक ऐसे बन जाएगा इस तरह का, बिल्कुल सेम एक और बनाओ ऐसे ही, मैं इसी में बता दूंगा, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में बता दूंगा दोबारा। एकदम बिल्कुल सेम ऐसे बनाइए, बस इस लाइन को ड्रॉ मत करना भी, इस लाइन को ड्रॉ नहीं करना, बाकी ये लाइन तो ड्रॉ होगा ही होगा। बिल्कुल ऐसे बनाओ, ग्राउंड स्टेट, ये वाइब्रेशन स्टेट्स हैं सारे, ये वाइब्रेशन स्टेट है, एक वर्चुअल स्टेट लीजिएगा और इंसिडेंट लाइट, सब कुछ सेम बनाइए। सर सर जो ये लाइन जा रही है आपने, मतलब जो इंसिडेंट होके वो सब वापस कैसे आ जा रही है सर? वर्चुअल लाइन पे कुछ होगा तभी तो वापस टकरा के, मतलब स्कैटरिंग हो रही होगी ना उधर।
तो ऐसा हो रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, सब जितना लाइट आ रहा है उतना पूरा का पूरा स्कैटर्ड कर दिया जा रहा है। ऐसा है कंडीशन, मतलब मॉलिक्यूल के द्वारा कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। एक ऐसा प्लेन है, इससे लाइट टकराई, इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट किए, वाइब्रेट करने के बाद क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हुआ लाइट। जितनी एनर्जी आई, जितनी एनर्जी से इंसिडेंट लाइट आ रहा है, उतनी ही एनर्जी से स्कैटर्ड लाइट भी जा रहा है। मॉलिक्यूल के द्वारा कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया गया है। इलास्टिक है यानी। वो इलास्टिक है, इलास्टिक। यानी इलास्टिक है। जी और लगभग जो है 95 से 97% केस में यही होता है। जी सर। स्कैटर्ड जो होता है, हमेशा स्कैटरिंग ऐसे ही हो रही है। बस आपको कुछ परसेंटेज कभी कभार ऐसा मिलेगा कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो क्या करते होंगे, एनर्जी को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब स्टोर करता होगा उसका, हाँ सर। वो अभी देखने वाले हैं। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वाइब्रेशन लगातार उस मॉलिक्यूल में होता रहेगा। अब देखिए ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन हुआ, ये एक वर्चुअल स्टेट में गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। अब इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा उसमें, बिल्कुल फिर से ग्राउंड स्टेट में आ गया है। लेकिन अगला जो डायग्राम बनाएंगे उसमें क्या होगा कि, बनाइए अगले में, अगले में ये यहां पर नहीं आएगा, अब ये किसी ना किसी वाइब्रेशनल स्टेट पे आकर रुक जाएगा। ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हैं, या चाहे आप यहाँ पे रोक सकते हैं, जहां भी मर्जी आपकी, किसी एक वाइब्रेशनल स्टेट पे आके रोक दीजिए, वो आपकी मर्जी है। इसी दो चार जो वाइब्रेशन स्टेट बनाया है उस पर आप आके रोक दीजिए ऐसे। अब देखिए, अब क्या होगा, अब जो लाइट यहां से, अब यहां से जो आपको लाइट मिलेगी, लाइट की जो एनर्जी आपको मिलेगी, वो हमेशा क्या बताएगा, वो हमेशा बताएगा स्टोक्स रमन स्कैटरिंग को। नीचे लिख देता, यस, यानी इन इलास्टिक। यानी अब क्या हो रहा है, ये देखिए एनर्जी का डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा ही, अब यहां से लेकर के यहां तक ऐसा। और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के नाते जो बॉन्ड होगा वो लगातार वाइब्रेट करता रहेगा, और इसी वाइब्रेशन को हम देखेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसीलिए हम कह रहे हैं ये भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यहां पर भी जो स्टडी किया जाएगा वो वाइब्रेशन पे ही स्टडी की जाएगी। तो ये एनर्जी डिफरेंस हो सकता है। यानी स्टोक्स ही है, स्टोक्स रमन स्कैटरिंग है। तो स्टोक्स रमन स्कैटरिंग में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में है, आपने उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट ये इंपोज किया, एक वर्चुअल कंडीशन में वो आया, और फिर लौट करके ग्राउंड लेवल पे ना आए, वो किसी एक वाइब्रेशनल लेवल पर रहे, यानी कुछ एनर्जी अपने में वो इलेक्ट्रॉन जो है स्टोर कर लेता है। तो जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी पहले के मुकाबले, इंसिडेंट लाइट के मुकाबले थोड़ी कम आपको मेजर आएगी। तो ऐसे को हम कहते हैं स्टोक रमन स्कैटरिंग। एक और कंडीशन हो सकती है, फिर से एक बार बनाइए इसी को, फिर से बनाइए एक बार इसी को, लाइन मत ड्रॉ करिएगा, ये लाइन मत ड्रॉ करिएगा, बाकी सब ऐसे बनाइए, वाइब्रेशन लेवल बनाइए, वर्चुअल लेवल बनाइए, ग्राउंड लेवल लिखिए। अब ये लाइन मत ड्रॉ करिएगा, इसे लिख सकते थे एनर्जी डिफरेंस। ये जो पोर्शन है इसे यहाँ पे लिख दीजिए एनर्जी डिफरेंस, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख दीजिए एनर्जी डिफरेंस। ये एनर्जी डिफरेंस है। तो ये स्टोक था, एंटी स्टोक देखने जा रहे हैं, एंटी स्टोक।
बन गया। अब एंटी स्टोक में क्या है? एंटी स्टोक में जो आपका मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन है वो पहले से किसी वाइब्रेशनल स्टेट पर होगा। वो किसी वाइब्रेशनल स्टेट पर पहले से उसको रखिए। तो सपोज करिए आपने यहाँ पे रखा ऐसा, और वो क्या है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एक वर्चुअल कंडीशन में जाएगा, और वर्चुअल कंडीशन में जाने के बाद ये रिटर्न हो जाए अपने ग्राउंड स्टेट में ऐसा। यानी ये भी एक कंडीशन हो सकती है। देखिए इस तरीके का मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहले से ही वाइब्रेशनल लेवल पर हों और वहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, एक वर्चुअल लेवल पर जाएं, और जो रिटर्न हो वो कहां पर हो, अपने ग्राउंड लेवल पे आ जाए फिर से। तो अब आपको क्या दिखाई देगा? अब आपको ये दिखाई देगा कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी थी अब वो बढ़ जाएगी, थोड़ी सी पहले से भी बढ़ जाएगी। यानी आपको जो दिखाई देगा इसका इफेक्ट जो दिखाई देगा वो आपको शॉर्टर वेवलेंथ पे दिखाई देगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ी हुई आपको मिलेगी। अगर ये फिनोमिना हो रहा है तो इसको हम कहते हैं एंटी इसको हम कहते हैं एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि स्टोक में क्या होगा और एंटी स्टोक में क्या होगा। एंटी स्टोक में वाइब्रेशन लेवल पर रहेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ग्राउंड लेवल पे रिटर्न हो जाएगा ऐसा। सर सर जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी मतलब वाइब्रेशन लेवल पे है, यानी मतलब वो एक्साइटेड है ना सर वो? तो पहले एक्साइटेड स्टेट में है, वो पहले से एक्साइटेड स्टेट में है। मतलब ऐसे भी कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए आपने किसी मॉलिक्यूल को जो है थोड़ा हीटअप कर रखा हुआ है, रूम हाँ टेम्परेचर सर। पर नहीं है, या फिर उसको कहीं से लाइट मिली हुई, कोई एनर्जी मिली हुई है, तो वो थोड़ा सा वाइब्रेशन लेवल में पहले से मौजूद है, और एनर्जी मिल जा रही है, आपने लेजर बीम से उसको और एनर्जी प्रोवाइड करा दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने किसी वर्चुअल लेवल पे गए, जिस मैक्सिमम लेवल पे जाना चाहिए था वहां गए, और अब लौट करके जो आप जिस लेवल पे पहले थे वहां ना रुक करके अपने ग्राउंड स्टेट पर आ जाएं। ऐसी कंडीशन हो सकती है अपने एनर्जी ग्राउंड, ऐड हो जाएगी जो तो एनर्जी ऐड Yes. हो जाए, बिल्कुल भाई, क्योंकि ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो ऐड कर दी जाएगी। जी इसी सर। को नाम दिया गया एंटी स्टोक्स। अब ये जो स्कैटरिंग होगा वो एंटी स्टोक होगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ी हुई है। अब मान लीजिए कोई रूम टेम्परेचर पर आप स्टडी कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पर संभावना किसकी ज्यादा होती है? तो रूम टेम्परेचर पर संभावना होगा कि स्टोक रमन स्कैटरिंग ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब के सब ग्राउंड लेवल पर होंगे अगर आप रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं। वहीं पर अगर आपने टेम्परेचर कुछ बढ़ा के इंस्ट्रूमेंट का रखा हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ना रख करके आप 30-35 पे कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एंटी स्टोक रमन स्कैटरिंग देखने को मिलेगा। ये स्टोक रमन स्कैटरिंग आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि जो इसका टेम्परेचर लेवल है जिसका आप स्टडी करना चाहते हो वो आपने कैसे रखा हुआ है।
बस आपने इतना ही दिया हुआ, तो कुछ एप्लीकेशन फिर सीधे दे रहा है, स्टॉक एंटी स्टॉक दे रहा है। बता दे कैसे दिखाई देता है इसका, ये भी दिया हुआ है, देख लीजिए किस तरीके का दिखाई देता है, पिक्स और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है रमन स्कैटरिंग से, छोटा सा दिया हुआ है, देख लीजिए। क्या मीनिंग है इसका, ये रमन इंटेंसिटी दिया हुआ है, कितनी इंटेंसिटी है, ये रमन इंटेंसिटी दी हुई है, और साथ ही साथ ये वेवलेंथ दिया हुआ है नीचे, ये वेवलेंथ दे रहा है जैसा। और वेवलेंथ, अगर आप वेवलेंथ को एक्चुअली वेव नंबर में दिखाते हैं, कोई बात नहीं, वेवलेंथ ही दिखा रहे हैं। सपोज करिए कि एक पीक आपको मिल रही है एकदम ऐसे सीधी, ये एकदम बिल्कुल सीधी ये पीक है, और ये लगभग मिल रही है 532 पे ऐसा। अब देखिए इसमें कोई एक सिंगल पीक है, अगर एक सिंगल पीक आ रही है तो इसका मीन्स हम क्या समझते हैं, इसका मीन्स हम समझते हैं कि जो स्कैटरिंग हो रही थी वो इलास्टिक टाइप की है। इलास्टिक टाइप की जब स्कैटरिंग होगा, जितनी एनर्जी ली जाएगी और जितनी एनर्जी स्कैटर्ड लाइट की बराबर होगी, तो ऐसी कंडीशंस में जो पीक आती है ये हमेशा पॉइंटेड आएगी, तो शार्प पॉइंट आएगा ऐसे, शार्प पॉइंट। तो अगर शार्प पॉइंटेड पीक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ रही है, इसका मतलब ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, मतलब इसमें जो है किसी भी तरह की स्कैटरिंग नहीं हुई है, लाइट जितना इंसिडेंट का था उतना ही स्कैटर्ड का है। अब क्या होगा, अब देखिए अगर इसमें, अगर मटेरियल में ये तो ऐसा मिल रहा है, अगर मटेरियल, अब मान लीजिए इसको आप रेफरेंस मान रहे हैं, एक रेफरेंस लिया गया ये, अब मान लीजिए मटेरियल में जो पीक है वो क्या हो रहा है, आगे वेवलेंथ पे शिफ्ट हो रही है, आगे की जब वेवलेंथ पे शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब है एनर्जी कम आ रही है, और एनर्जी कम आने का मतलब है कि ये जो आपका अब आएगा स्कैटरिंग वो स्टोक आएगा। यानी कहने का क्या सेंस है, कहने का ये सेंस है कि सपोज करिए कि अब जो पीक है, ये पीक कहां पर आ रही हो, ये पीक यहाँ पे मान ली जा रही है ऐसे, देखिए ऐसा, नेक्स्ट टाइम, और ये मान लीजिए कहां पर आ रही है, ये 532 था, 538 था, ऐसे कितने चार का गैप दिया है, 500 कुछ भी मान रही है, कुछ गैप दिया होगा, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और ये मान लीजिए 556 ऐसे, ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे पीक देखिए, ये ऐसे, यानी इस तरह की अगर पीक्स हैं, यानी पीक्स में क्या है, पीक्स में डिविजन्स हैं, तो उसको हम कहते हैं कि अब इसमें जो हो रहा है, जो स्कैटरिंग है वो इलास्टिक टाइप की है, और स्टोक है कि एंटी स्टोक है उसको कैसे समझ पाते हैं, उसको हम ऐसे ये वेव लेंथ को देख के समझ पाते हैं। अगर इस दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है क्या है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, और एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब ये स्टोक है, यानी स्टोक स्कैटरिंग को बता रहा है। और अगर यही पीक इस साइड आया होता, सपोज का यही पीक इधर आया होता, ये इधर आया होता ऐसा,
ऐसा। तो यानी इसकी शिफ्टिंग किधर हुई होती, लोअर वेवलेंथ के साइड में हुई होती, ऐसा। और अगर लोअर वेवलेंथ के साइड में इसकी शिफ्टिंग हुई होती तो हम कहते कि ये जो अब स्कैटरिंग ये जो है वो कैसे स्कैटरिंग है भाई, ये स्कैटरिंग जो है ये एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग है। तो इस तरीके से एक रेफरेंस को लेकर के हम बता पाते हैं कि कौन सा इसमें स्ट्रोक होगा और कौन सा इसमें एंटी स्ट्रोक होगा। तो ये बातें हम इससे बता पाते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ चीजें इससे हम बता पाते हैं, जैसे जितना ज्यादा पीक होगा वैल्यू पीक के, ये उतना ही ज्यादा मटेरियल का कंसंट्रेशन होता है, यानी मटेरियल का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा है। तो पीक की हाइट से हम जो है उसके कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, उसके कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं कि कंसंट्रेशन हम बता पाते हैं कि कैसा होगा ये। और साथ ही साथ इसकी चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी, ये मटेरियल उतना ही ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा, और जितना शार्प आएगा उतना ही मटेरियल आपका एमॉर्फस होगा। तो चाहे मटेरियल क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस है, इसको भी पीक को देख करके पता लगाया जा सकता है कि पीक शार्प बहुत ज्यादा है या उसकी वाइड जो है वो कम या ज्यादा है। अगर वाइड ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है पीक के बीच में, तो मतलब क्रिस्टलाइन नेचर ज्यादा है, और सेपरेशन पीक्स के बीच में कम है तो इसका ये मतलब है कि इसका नेचर एमॉर्फस ज्यादा है। यानी जितना शार्प